आरोह भाग 2 के गद्य खंड में दूसरे पाठ, जो कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित बाजार दर्शन शीर्षक का पाठ है। एक निबंध है ये, जिसमें बाजार की व्यवस्थाओं का जिक्र किया गया है, बाजार की विशेषताओं का, बाजार के आकर्षण का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि बाजार की चमक दमक से हम अपने आप को किस प्रकार बचा सकते हैं, बाजार का हमें सार्थक उपयोग करना है। यह इस निबंध में मुख्य रूप से समझाया गया है ताकि बाजार हमें लूट ना पाए और हम एक अच्छे खरीदार की भांति अपनी आवश्यकता की चीज़ों को ही खरीदें और हमारे अंदर बाजार के प्रति अतिरिक्त मोह नहीं होना चाहिए, ताकि हमें अपनी आवश्यकता की चीज़ें बाजार से मिल जाएं और हम बाजार की चमक दमक का शिकार न बन पाएं। इस पाठ में एक भगत जी का भी उदाहरण निबंधकार देता है कि किस तरह से वो चूरन बनाने का व्यवसाय करते हैं और बड़े संतोषी और आत्मिक प्रकार के जीव हैं। वो बच्चों के लिए चूरन बनाते हैं, वो बाजार जाते हैं तो केवल उतनी ही चीज़ें बाजार से खरीदते हैं जो उन्हें चूरन बनाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा बाजार का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। बाजार में सभी लोग उनको देख करके उनका सम्मान करते हैं, उनसे जय राम जी की करते हैं और भगत जी सबका उत्तर देते हुए सीधे पंसारी की दुकान पहुंचते हैं और चूरन बनाने के लिए आवश्यक चीज़ें खरीदते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। उन सामग्रियों से वो चूरन बनाते हैं और एक निश्चित मात्रा में ही बनाते हैं। जब वो चूरन ख़त्म हो जाता है बेचते बेचते, तो बस उससे प्राप्त आय को वो अपने इस्तेमाल में लाते हैं, कुछ धर्म कार्य भी करते हैं उसी आय से और कुछ अगले दिन के लिए फिर से सामग्री खरीदने के लिए करके रख देते हैं। तो एक निर्लिप्त और निर्मोही स्वभाव भगत जी का दिखाया गया है कि किस तरह से संसार में रहते हुए भी उनके अंदर एक वैराग्य सा है जिससे बाजार उनको लूट नहीं पाता। तो ये ताना बाना है इस निबंध का। अब देखते हैं कि प्रश्नोत्तर में लेखक हमसे बाजार के बारे में क्या पूछता है। तो पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। दो बातें बताई गई हैं इस प्रश्न में, बाजार का जादू चढ़ना और बाजार का जादू उतरना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाजार का जादू चढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार चुंबक लोगों को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार बाजार का जादू चढ़ने से मनुष्य उसकी ओर आकर्षित होता है। उसे यह लगता है कि मैं ये भी ले लूं और वह भी ले लूं। जो भी चीज़ें उसे दिखाई देती हैं वो उनके प्रति ललचा जाता है। ये सभी वस्तुएं उसे अनिवार्य और आराम बढ़ाने वाली मालूम होती हैं और अपनी परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति के दम पर उसके पास जितने पैसे होते हैं वो उन सब वस्तुओं को खरीदता चला जाता है, भले ही वो वस्तुएं घर आकर के केवल एक तरफ पड़ी रह जाएं और वो उनका उपयोग कभी ना करे, लेकिन वो बाजार के आकर्षण में आकर उन चीज़ों को खरीद अवश्य लाता है। अक्सर हम खरीदारी में ऐसा करते हैं कि बाजार से कोई सामान देखते हैं और उन्हें हमें लगता है कि ये हमारे लिए बड़ा उपयोगी है, लेकिन घर आने के 2 दिन बाद वो सामान घर के किसी एक कोने में पड़ा रहता है और हम कभी भी उसका प्रयोग नहीं करते हैं। फिर वो महंगे से महंगा सामान भी हमारे घर में एक कूड़े की चीज़ बन करके रह जाता है। तो यह बाजार का जादू चढ़ने पर ही होता है। अब दूसरी बात है, बाजार का जादू उतरने पर क्या प्रभाव होता है। तो मनुष्य पर बाजार के जादू के उतरने का प्रभाव पड़ता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत उसके घर में हो जाती है। वो उसके आराम में मदद नहीं देती बल्कि उसके लिए असुविधा उत्पन्न करती है। उसे लगने लगता है कि इसे थोड़ी देर गर्व जरूर महसूस कर सकते हैं इन चीज़ों से, पर इनसे अभिमान की गुलटी को और खुराक ही मिलती है, अर्थात हमारा अभिमान बढ़ता जाता है और ये चीज़ें हमें ज़रूरत से ज़्यादा, अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा आलसी हो जाएंगे और अगर हम इनका उपयोग नहीं करेंगे तो केवल इन पर पैसा फंसाना ही हो जाएगा और वो चीज़ें एक तरफ पड़ी रहेंगी। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। अभी हमने भगत जी की चर्चा की आपसे, उन्हीं के बारे में प्रश्न है
क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो उत्तर होगा कि भगत जी पर बाजार की चकाचौंध अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। वह खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न भाव से चौक बाजार में गुजरते हैं। अर्थात आंखें खुली होती हैं, मन तुष्ट होता है, यानी कि भरा होता है। मन में ज़्यादा जिज्ञासा और ज़्यादा लालच लालसा नहीं होती। मग्न भाव से चौक बाजार में गुजरते हैं। मग्न भाव से माने बाजार को देख करके आनंद लेते हैं, लेकिन उसके प्रभाव से पागल नहीं होते। वह एक पंसारी की छोटी सी दुकान पर जाकर रुकते हैं, क्योंकि उनको अपन केवल जीरा और नमक खरीदना होता है। अपनी आवश्यकताओं को भली भांति जानते हैं। उनके व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू पाठ में उजागर हुआ है। निश्चित रूप से उनका यह आचरण बाजार में शांति स्थापित करने में मददगार साबित हो सकता है। ऐसे आचरण वाले व्यक्ति ही बाजार से लाभ उठा सकते हैं, जो केवल अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर बाजार जाएं, पहले से ही मन बना करके जाएं कि उन्हें क्या खरीदना है और वे वही चीज़ें खरीदें जो उनकी ज़रूरत की हैं। इससे आपसी सद्भावना बढ़ती है और मानवीय गुणों का विस्तार होता है। अर्थात एक चीज़ और लेखक ने बताई है कि बाजार से कई चीज़ें हम बेज़रूरत खरीद लेते हैं। हो सकता है हमारे जीवन में केवल उनका लालच ही हो, आकर्षण ही हो, हमारे जीवन में वो चीज़ें उपयोगी ना हो, फिर भी हम खरीद लेते हैं। और जब हम खरीद लेते हैं तो हम उन लोगों का नुकसान करते हैं जिन लोगों को वास्तव में उन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। अगर हम उन चीज़ों को खरीद करके अपने अधिकार में ले लेते हैं तो वो उन लोगों के लिए वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती जिन्हें उनकी वाकई ज़रूरत होती है। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? कपट को बढ़ावा देना ही बाजारूपन है। इनके बढ़ने से सद्भावना में कमी आ जाती है। इससे मनुष्य आपस में भाई भाई, मित्र या पड़ोसी नहीं रह जाते। वे आपस में केवल ग्राहक और विक्रेता की तरह व्यवहार करते हैं। इसमें एक की हानि में ही दूसरे को अपना लाभ दिखाई देता है। अर्थात जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है वो ग्राहक को हानि पहुंचा करके अपनी जेब भरता है। बाजारूपन में शोषण अधिक होता है और आवश्यकताओं का आदान प्रदान कम होता है। अर्थात जो ग्राहक हल्केपन से बाजार जाता है, मानसिक रूप से सशक्त नहीं होता कि उसे कौन सी आवश्यकता की चीज़ खरीदनी है, वो वहाँ जा कर के लुट सा जाता है, उसका शोषण होता है और उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। बाजार की सार्थकता क्या है? लेखक के विचार से वे ही व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करते हैं। अर्थात वे ही लोग बाजार का सही सम्मान कर पाते हैं जो अपनी आवश्यकता को ध्यान में रख करके बाजार जाएं और वही चीज़ें खरीदें जो उनके लिए उपयोगी हैं। यदि हम बाजार की चमक दमक में फंसकर रह गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके व्यक्ति को बेकार बना देती है। वो तृष्णा माने किसी चीज़ का लालच। अतः बाजार की सार्थकता भगत जी जैसे लोगों से ही है जिन्हें अपनी आवश्यकताओं का पूरी तरह से ज्ञान होता है और वे जानते हैं कि वास्तव में उन्हें कौन सी आवश्यकता की चीज़ बाजार से खरीदनी होती है। चौथा प्रश्न, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वो देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। क्रय शक्ति माने खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो उत्तर होगा, बाजार में सभी जाति, धर्म व लिंग के व्यक्ति आते हैं और वे अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं भी खरीदते हैं। व्यक्ति की महत्ता उसकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर पर निर्भर करती है, न कि जाति, धर्म और लिंग पर। विक्रेता उसी ग्राहक को महत्व देता है जो अधिक खरीदारी करता है। अतः इस दृष्टि से जाति धर्म का भेद मिटाकर बाजार सामाजिक समरसता की रचना करता है। ये कहा जा सकता है कि बाजार समाज में सामाजिक समता की रचना करता है। दुकानदार किसी भी ग्राहक का जाति, धर्म, लिंग नहीं देखता। वो ये देखता है कि ये व्यक्ति हमको कितना फायदा दे सकता है, कितना अधिक सामान हमारी दुकान से खरीद सकता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सामान खरीदेगा, जो विक्रेता है, बेचने वाला, वो उतना ही ज़्यादा उसको स्नेह और सम्मान प्रदान करेगा। इससे जाति धर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार ये 4 प्रश्न थे जिनकी हमने चर्चा की।
बाजार दर्शन पाठ के अंतर्गत